A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, यू कैन फॉलो मी। और आप जो है मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस डालती रहती हूँ फॉर आपके रिवीजन के लिए, तो आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी की सीरीज़ भी देखना, जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ या साइंस एमसीक्यू सीरीज़, तो उन सबके लिंक जो है आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। तो जैसा इस चैप्टर का नाम है अबाउट द मुगल एम्पायर, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम क्लास 6 में जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था और क्लास 7 में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्विकली एक टाइमलाइन के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम 5 लाख साल से लेके 700 एडी तक की बात करते हैं, और 5 लाख साल बीसी से लेके 700 एडी तक की, तो ये एंशिएंट टाइम पीरियड होता है। 700 एडी से 1000 एडी तक अर्ली मेडिवल पीरियड होता है। 1000 एडी से जो है 1857 तक जो होता है वो लेटर मेडिवल पीरियड होता है। और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, राइट। अगर हम डिटेल क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो 700 से लेके 1000 एडी तक क्या हुआ था, उस टाइम पे एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी चल रहा था। बहुत सारी नई नई जो डायनेस्टीज हैं जो वो एमर्ज हो रही थी। 1000 से 1200 एडी तक की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे राजपूत किंगडम्स डोमिनेट किया करते थे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और फॉरेन इन्वेजन हमने देखे थे। 1200 से लेके 1556 जो है उसके बारे में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 3 में। 1526 से लेके 1707 में हमने मुगल डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम इस टाइम पीरियड को इस वक्त पढ़ रहे हैं। 1707 से लेके 1757 जो है वो लेटर मुगल्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट। अगर हम मुगल एम्परर्स की बात करते हैं तो मुगल एम्परर्स जो है 6 मुगल एम्परर्स वर द पावरफुल जो थे वो पावरफुल थे, जिसमें से हम क्रोनोलॉजिकली बात करेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। तो यही क्रोनोलॉजी में आपको इसको लर्न करना है, कोई निमोनिक नहीं बनाना। अगर हम बात करते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में तो हमने ऐसे ये सब चीज़ों के बारे में बात किया था कि भाई उसमें हम क्या क्या देखने को हमें मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है मुगल के अंडर आया था, तो आप हमने ये डिस्कस किया था कि ये देखिए, ये जो है ये था एम्पायर ऑफ बाबर। अकबर ने उसको यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया था और उसके बाद औरंगजेब ने उसको और ज़्यादा एक्सटेंशन दे दिया था। तो ये आउट ऑफ 3 जो हम पावरफुल किंगडम्स की बात करते हैं तो उसमें से मौर्याज, गुप्ताज एंड मुगल्स आते हैं। तो इन्होंने जो है पूरे पैन इंडिया को एक्सपेंड कर दिया था, पैन इंडिया तक अपना पूरा जो है रूल एक्सपेंड किया था ऑलमोस्ट। हम बात करते हैं, हमने ये भी बात किया था फर्स्ट पार्ट में कि जो मुगल्स हैं वो किसके उनकी जो लीनिएज कहाँ से आती है, उनकी मदर साइड से वो मंगोल्स थे और उनके फादर की साइड से वो तिमूर थे। तो वो मंगोल अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते थे। उनके जितने भी पेंटिंग्स मिलेंगे उसमें उन्होंने अपने आप को तिमूर कहलाना ही पसंद, मतलब अपने को तिमूर की लीनिएज ही बताना पसंद किया है। वो अपने आप को मंगोल इसलिए नहीं कहलवाना चाहते थे कि मंगोल जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेकर किया था, तो वो नहीं चाहते थे कि इतना जो ब्लड शेड हुआ है, दे वर नॉट सपोर्टर ऑफ दैट। तो वो नहीं चाहते थे कि अपने आप को बताया जाए कि भाई वो मंगोल्स के खानदान से भी आते हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ। मुगल्स के जो रिलेशन थे बाकी रूलर्स के साथ, हमने ये बात किया कि वो कैसे थे। वो बाकी राजाओं को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे उनके हारने के बाद। राजपूत के बहुत सारे राजपूत जो राजा थे उन्होंने अपनी अपनी बेटियों की शादियां जो है मुगल एम्पायर में की थी, तो ये हमने बात किया था। मुगल जो है अपने ओपोनेंट को अच्छे से ट्रीट करते थे। मुगल जो एम्परर था उसके मिलिट्री कैंपेन की हमने बात की, तो वो कैनन्स का यूज़ करते थे, गन पाउडर टेक्नोलॉजी का। फिर हमने बाबर के बारे में बात किया, तो वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे। बाबर के टाइम पे 1526 में जो है इब्राहिम लोदी के साथ पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद हुमायूं आते हैं और हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। अकबर के टाइम पीरियड में क्या होता है, सबसे पहली जो पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई होती है, जो कि किसके साथ होती है, हेमू के साथ। और उस टाइम बहराम खान जो थे वो सारी चीज़ों को कंट्रोल किया करते, क्योंकि अकबर की उम्र उस टाइम पे 13 साल की थी। तो अकबर ने फिर अपनी इंडिपेंडेंस एक्सर्ट करना शुरू कर दिया था लेटर ऑन। फिर हमने बात किया जहांगीर के बारे में। जहांगीर वॉज एन आर्ट लवर। डिटेल में हम फिर से बात करेंगे। उसकी जो वाइफ थी मेहरुनिशा थी। मेहरुनिशा काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक्टिव थी, वो डिसीजन लिया करती थी, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेती थी, तो हमने उसके बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया शाहजहाँ के बारे में और उसके बाद हमने बात किया औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो थे वो अनपॉपुलर जो किंग है वो माने जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और बहुत ज़्यादा वो क्रूअल पॉलिसीज़ को अपनाते थे। उन्होंने एक्सपेंशन ज़रूर किया, लेकिन जो है अनरेस्ट शुरू हो गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में औरंगजेब के रूल पर। इसीलिए जो उसके बाद जो लेटर मुगल्स आते हैं वो इस राजपाट को, इतने बड़े एक्सपेंडेड मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि
क्योंकि लोगों के मन में रिसेंटमेंट आना शुरू हो गई थी औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। औरंगजेब का टाइम पीरियड देखिए कितनी देर चलता है, 1658 से लेके 1707 तक, मतलब बहुत लंबा चला, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसलिए जो लेटर मुगल्स थे उनको बहुत ज़्यादा ही रिटेलिएशन देखने को मिलता है। तो औरंगजेब की जो कई उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, तो उन्होंने जो मराठा रूलर है शिवाजी, उनको भी बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया था, राइट। तो बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट थी सब जगह। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। मुगल्स के राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, दो तरीके के सिस्टम चल रहा था, मनसबदारी एंड जागीरदारी, मतलब सिमिलर सा ही है। मनसबदारी और जागीरदारी के बारे में हम बात करेंगे। तो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? मनसबदारी जो सिस्टम होता है वॉज ग्रेडिंग सिस्टम। मुगल्स जो थे वो ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया था, मतलब मनसब मतलब रैंकिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रैंकिंग सिस्टम, रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग जो है दी जाती थी। उनकी रैंक जैसी होगी, जैसे अगर आप बात करते हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, अगर भारत देश की बात की जा रही है तो फर्स्ट सिटीजन कौन है भारत देश के? प्रेसिडेंट है हमारे। तो प्रेसिडेंट की सैलरी आप देखेंगे, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप उनकी सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ही इज़ गेटिंग हाईएस्ट पेड। तो रैंक के हिसाब से सैलरी पे की जा रही थी और उसी हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सारी की सारी जितनी भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उन सबको हेड करते हैं। वो हमारे सिटी के, हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन है, तो उसी हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो नॉमिनली क्यों ना हो। तो मनसबदारी क्या होते थे? मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार जो थे रेफर टू द इंडिविजुअल। मनसबदार कोई इंसान होगा जिसको एक मनसब होल्ड करेगा। मनसब क्या है? रैंक। तो मनसब मीन्स पोजीशन और रैंक। उसको एक मनसब दिया जाएगा कि भाई आप सो एंड सो हो, आप जो है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, आप डिप्टी सेक्रेटरी हो, जो भी उनको रैंक दी जाती है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करती हूँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो अलग अलग रैंक्स दे दी जाएंगी। अगर मैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ तो ठीक है, कंपेयर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मनसब क्या होते थे? मनसब होता था रैंक, और मनसबदार जो होगा उसको रैंक को होल्ड करेगा। किसको बनाते थे वो मनसबदार? रिक्रूटेड बाय मुगल एज मनसबदार। मनसबदार कौन होते थे? तो मनसबदार जो होते थे डिफरेंट रीजन में उनका अभी तक साम्राज्य फैल चुका था। तो मनसबदार फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, सबको उन्होंने ला दिया था। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। तो वो उन सबको जो उनके राजपाट में शामिल होता जाता था उसको वो मनसबदार बनाते जाते थे। उनको अलग अलग रैंक्स दे दिए जाते थे, राइट। उसके बाद एक टर्म आती है जट। जट जो होती है, ये देखिए, ये सारी टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स आपको जरूर से याद रखनी है। मैंने स्टार लगा दिया। टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जट क्या है? मनसबदार क्या है? मनसबदार क्या है? एक रैंकिंग है, जो कि अलग अलग, मनसब जो है एक रैंक है और मनसबदार जो है उस रैंक को होल्ड करने वाला पर्सन है। फिर सेकंड टर्म हम जो पढ़ रहे हैं वो है जट। जट क्या है? जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है कि जो आपकी रैंक है उसकी सैलरी आपकी कितनी होगी। तो पोजीशन ऑफ ए मनसब वाज डिफाइंड बाय जट। मतलब अगर ये आप समझ जाएंगे, भाई आपसे पूछा जाएगा आजकल, जैसे कि अगर आप सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है किस पे बैंड में है आप, ओके, कौन से लेवल में। जो पे बैंड पहले था अब लेवल आ गया, ठीक है। और 7th पे कमीशन के बाद लेवल सिस्टम होता है। तो अगर आप कोई आपसे पूछेगा कि आप किस लेवल में है इस वक्त, तो जैसे ही हम बात करेंगे, अगर कोई मुझसे पूछता है आप किस लेवल में है मैडम, तो जैसे ही मेरे बारे में पता चलेगा इस लेवल में आप सैलरी दे रहे हैं, आपको झट से समझ में आ जाएगा कि ये इस रैंक वाली जो है ऑफिसर होंगी। जैसे जैसे आप सीनियर होते जा रहे हैं आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जट का क्या मतलब था? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती थी कि आपकी पोजीशन क्या है। आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके जट लगेंगे पीछे। द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन द कोर्ट। मान लीजिए जो सेक्रेटरी होते हैं 13-14 उसमें चले जाएंगे लेवल में, राइट, 17 तक मतलब चले जाते हैं, ओके। अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं। तो जितना जो हायर ऑफिसर बनता जाएगा, जिसको जितने ज़्यादा साल होते जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो उनका लेवल जो है ऊपर 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 जाता जाएगा। तो जट रैंकिंग क्या होती है? नोबल्स विद जट ऑफ 5000। 5000 जट का मतलब था सिर्फ 5000 जट वाले पूरे इंडिया के अंदर 1000 लोग थे। तो मतलब ये बताया जा रहा है एग्जाम्पल देके। तो जट का क्या मतलब होता था? आपके कितने पोजीशन पे हैं आप, अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो जट ये इसका ये मतलब था। अकबर के रेन में देयर वर 29 मनसबदार विद अ रैंक ऑफ 5000 जट। अकबर के टाइम पे सोचिए 5000 जट वाले 29 थे, कम हो गए ना। तो औरंगजेब के टाइम पे ये 5000 जट वाले 79 लोग हुए थे। तो उन्होंने 79 लोगों को इतनी हाईएस्ट पोजीशन दे रखी थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्हाट वर द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मनसबदार किसी को बना दिया, उसको एक रैंकिंग दे दी, तो उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है?
तो देखिए अब मनसबदार को आप कंपेयर कर पाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी हमने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़े थे एंशिएंट में और मेडिवल में ही, तो हमने एक टर्म यूज की थी उसी के जैसा बिल्कुल वो ये टर्म है, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार्स एंड कैवलरी मैन। जो भी मनसबदार होगा उसको एक अपनी आर्मी जो है उसको रखनी पड़ेगी, एक मिलिट्री रखनी पड़ेगी टू मेंटेन द एंड सिक्योर हिज जागीर। जो भी उसको जागीर दी जाती थी, जागीर क्या होता था, जागीर वाज द पार्ट ऑफ लैंड, कि भाई ये सारी जागीर जो है आपकी है, उसको मेंटेन करने के लिए हर एक मनसबदार को क्या करना पड़ता था, एक आर्मी रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो हर एक मनसबदार क्या करेगा, एक आर्मी रखेगा। उसके बाद क्या था, द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्स बैंडेड एंड दे रिसीव्ड मनी टू पे देम अ सैलरी। अब जो मनसबदार जो होता था उसके पास एक जागीर है, तो जागीर में से उसको रेवेन्यू कलेक्ट करता था और जो उसके घोड़े वोड़े जितने भी लोग हैं उनको ब्रांड करके उनकी सैलरी वगैरह सब दी जाती थी। तो ये सारा उसका काम था। जागीरदारी सिस्टम फिर क्या था, जागीरदारी जागीर वाला सिस्टम, एक मनसबदार है जिसको आपने जागीर दे दी। अब जागीरदारी सिस्टम क्या है, जागीरदारी जो सिस्टम था वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम है ऑफ एन एस्टेट एंड पावर ऑफ गवर्निंग इट। तो क्या होते थे, मनसबदार जो रिसीव करते थे देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। जब भी उनको कोई राजा मनसबदार बनाता था तो उसको जागीर दे दी जाती थी कि भाई ये सारी जागीर आपकी है। तो जागीर इज अ टाइप ऑफ फ्यूडल लैंड ग्रांट, तो वो एक तरीके की जमीन है। तो ये क्या करते थे, मनसबदार जो थे अपनी जागीर पर जागीरदार रखा करते थे। डायरेक्टली पूरा नहीं देख पाएंगे, तो मनसबदार ओनली हैड राइट्स ऑफ द रेवेन्यू of their assignment. Revenue was collected by their servants, while the mansabdars themselves served in some other parts of the country. देखो, मनसबदार को किसने रिक्रूट किया था, राजा ने, और राजा ने उनको दे दी थी जागीर। अब जो जागीर उनको मिलती थी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने अपने पास और सर्वेंट्स रखे थे जिनको हम कहते हैं जागीरदार। तो इक्ता क्या था, इक्ता आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू सेवरल इक्तास। ओके, इक्ता हमने पहले भी पढ़ा था। चार्ज ऑफ द ऑफिसर जो होता था, इक्ताज का जो चार्ज लेगा उसको इक्तादार बोलेंगे, मुक्तीज बोलेंगे। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन इक्तादार एंड मनसबदार। इक्तादार जो होते थे एक्चुअली रेज देयर जागीर टू एडमिनिस्टर इट, व्हाइल द मनसबदार डिड नॉट रिजाइडेड इन देयर जागीर। ओके, कट दैट पार्ट डिफरेंस। अगर हम बात करते हैं इक्तादार और मनसबदार के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इक्तादार और मनसबदार के बीच में डिफरेंस ये होता था कि मनसबदार की तो वो पूरी की पूरी जागीर होती थी, जो इक्तादार जो होता था, जो वहां से उसको कलेक्ट करेगा, उसका ध्यान रखेगा उस जमीन का, वो वहीं पे रहता था। लेकिन मनसबदार कहीं और रहता था। मनसबदार के पास तो बहुत सारी जागीर हो सकती है। तो आप ये देखिए, ये बड़ा सा जो है ये पूरा मनसबदार है, इसकी ये पूरी जागीर है, ये उसकी जागीर है। छोटी छोटी जो जागीर है उसकी, उसको कंट्रोल करेगा इक्तादार। अकबर का जब रेंज चल रहा था तो जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड so that their revenues were roughly equal to the salary of their मनसबदार। जब अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था तो जागीर का जो असेसमेंट होता था वो बिल्कुल तरीके से होता था कि भाई इतनी लैंड है तो इसमें से इतना रेवेन्यू आएगा, तो समझ जा रहा था कि भाई सबको, कोई मनसबदार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जैसे डिवाइड करके दे दिया था कि भाई इस एरिया में से इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस हो सकता है, एरिया ज़्यादा हो सकता है लेकिन रेवेन्यू कम आ सकता है उससे। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में अगर हम बात करते हैं दिल्ली छोटा सा एरिया लेकिन उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, मुंबई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो क्या होता था, उसी तरीके से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम। जो औरंगजेब के टाइम तक ये हो गया था, औरंगजेब जो है फोर्स कर दिया करते थे। हो सकता है उसने, क्योंकि औरंगजेब का टाइम क्या है, बढ़ गए हैं लोग, तो उसने बहुत सारे मनसबदार बना दिए। तो अब वो मनसबदार क्या कर रहे थे, वो उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा था उस लैंड से जिनको उनको दिया गया था, जितना उन्होंने अपना बुक में लिख लिया था, तो उतना नहीं हो पाता था। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार की वजह से क्या हो गया था, शॉर्टेज ऑफ जागीर हो गई थी एक तो, और ऊपर से उनके ऊपर फोर्स किया जाने लग गया था कि आपको इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो मैनी जागीरदार जो होते थे ट्राई करते थे एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। जागीरदार कौन है, जो उस जागीर को संभाल रहे हैं, जिसका ओनर कौन है, मनसबदार। ओके, मतलब ओनर नहीं कहेंगे, जिसको फॉर एग्जाम्पल उसको ठेका मिला हुआ है उसको संभालने का, वो होगा मनसबदार। तो औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट इन लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, और इसीलिए उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हुए थे इतने ज़्यादा, क्योंकि उसने वो प्रोपोर्शनली उसको कंट्रोल उसको करना नहीं आ रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया रेवेन्यू। अगर उस जगह से उतना रेवेन्यू आ ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे, किसानों के पास जो कुछ बचता है उसको भी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। अगर
नॉर्मल जनता के पास अपने खुद के खाने के लिए ही चीज़ें बचेंगी नहीं तो फिर रिसेंटमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए औरंगजेब का टाइम आते आते क्या हो गया था, जनता के बीच में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था। तो ये आप समझ सकते हैं। रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम क्या था, जो रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है उसको जब्त बोला जा रहा था। क्या कहते थे उसको, जब्त। तो जब्त क्या था, सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज कॉल्ड जब्त। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल वॉज टैक्स। तो सारे, सिर्फ मुगल्स का ही नहीं, सभी राजा आप देख रहे हैं उन सबका मेन रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है, टैक्स के थ्रू आ रहा है। जमींदार्स क्या होते थे, जमींदार्स वर ऑल द इंटरमीडिएटरीज हु वर इन रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। जो रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होते थे उनको हम कह रहे थे जमींदार। एंड दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटेन। पीजेंट्स पेज टैक्स थ्रू द रूरल एलिट्स। तो ये सारा टैक्सेशन का पूरा सिस्टम हो गया था। अभी आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, एग्जैक्ट किस तरीके से हो रहा था, ये हम हायर क्लासेस की एनसीईआरटी में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अकबर का जो रिवेन्यू सिस्टम था, उसका जो रिवेन्यू मिनिस्टर था वो टोडरमल था। उसने सर्वे किया करते थे क्रॉप का, प्राइजेस का, एरिया कल्टीवेटेड। तो इस वजह से वो जितना टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोलते थे वो 10 ईयर के पीरियड में, जैसे हमारा सेंसस होता है उतने 10 ईयर के पीरियड में क्या होता था, सर्वे किया जाता था, क्रॉप का सर्वे किया जाता था। रिवेन्यू सर्कल्स उसी हिसाब से बनाए जाते थे कि भाई इस जगह पे जो लैंड वहां पर आएगी जहाँ पे नदियां हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होगी तो वहाँ पे ज़्यादा फसल उगेगी, जो सूखा पड़ता है जहाँ पे वहाँ पे कम फसल उगेगी। तो रिवेन्यू के जो सर्कल्स थे उसी हिसाब से बनाए जाते थे पूरा एसेस करके। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में धीरे धीरे लेटर ऑन जब तक औरंगजेब का टाइम हुआ था तब वो सर्वे जो है प्रॉपरली नहीं किए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हायर जो है लगा दिया जाता था टैक्स। जमींदार एंड पीजेंट रिबेलियन देखिए, इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज ग्रेट डील ऑफ पावर। अब आप देखिए जमींदार कौन है, जो वहीं पे लोकल चीफ जो है वहाँ का, विलेज का, तो वो जमींदार है, तो वो लोकली वहाँ पे रहता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता था कभी कभी। तो एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। तो जब तक औरंगजेब का टाइम आता है तब तक वो लोग रेबल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसीलिए द पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। तो उस टाइम पे बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट्स होने लगे थे। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये सारा क्या था, ये सारा था किस तरीके से, यहाँ पर एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मनसबदार थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम था। मनसब का मतलब होता है एक रैंक, तो कुछ लोगों को अलग अलग रैंक दी जाती थी। वो रैंक की जो सैलरी है वो डिसाइड होती थी जट के अकॉर्डिंग। जट मैंने बोला था लेवल ऑफ पे हो सकता है, जट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी डिसाइड हो रही है। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मनसबदार की, उनको एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और उनको टैक्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था, जो मनसबदार के पास सारी लैंड होती थी वो उसको अलग अलग वो जागीर कहलाती थी। तो जागीरदारी सिस्टम में जागीरदार भी हुआ करता था, वो सारी लैंड कहलाती थी। इक्ता क्या होता था, इक्ता और मुक्तीज जो होते थे वो जो प्रोविंस होता था उसको अलग अलग इक्ता में डिवाइड कर दिया जाता। तो इक्तार्स और मुक्तीज क्या करते थे, उधर जो है रिजाइड करते थे, उनको बोला जाता था। और मनसबदार तो थे वो वहाँ पे रिजाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़े एरिया में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने भी पढ़ी। जो टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था उसे जब्त कहा जाता था। जो जमींदार उसको इंटरमीडिएटरीज होते थे जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। जब तक उनका टाइम चल रहा था अकबर का, तो टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से की जाती थी। लेकिन बाद में आते आते क्या हुआ, टैक्स की जो असेसमेंट है वो ठीक से नहीं हो रही थी। राइट। अब हम बात करेंगे कि डिटेल्स हमें अकबर के बारे में कहाँ से जानने को मिलती है। तो अकबर के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो वो हमें वहाँ की बुक से मिलती हैं, अकबरनामा। और अकबर ने जो पॉलिसीज अपनाई, बहुत सारे लोगों ने, अकबरनामा तो अकबर की बायोग्राफी है, ठीक है। तो अकबरनामा में उसकी बायोग्राफी लिखी गई, लेकिन बहुत सारी और किताबें भी लिखी जा रही थी उसी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में, तो उसमें अकबर की पॉलिसीज को मेंशन किया गया। तो अकबरनामा क्या है, अकबरनामा, अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर जो था अबुल फजल जो थे, उन्होंने लिखा अकबरनामा। तो अकबरनामा लिखने के लिए अकबर ने अपने ही क्लोज फ्रेंड जो उन्हीं के कोर्ट में थे, अबुल फजल नाम के, तो उनको बोला कि आप मेरी पूरी हिस्ट्री लिखिए। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स में जो है अकबरनामा को लिखा, अकबरनामा 1 to 3 में, ठीक है। तो अकबरनामा कौन कौन लिखते हैं, अकबरनामा अबुल फजल लिखते हैं, 3 वॉल्यूम्स में ये है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया, सेकेंड वॉल्यूम में अकबर के इवेंट्स ऑफ अकबर रेन लिखा गया, और थर्ड वॉल्यूम में आईने अकबरी, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस, कल्चर ऑफ द पीपल, क्रॉप्स, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। अकबर की अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं, हमें पता कैसे चलती है, आईने अकबरी जो हमने अबुल फजल ने लिखी है
उसमें से देख के हमें पता चलते हैं। आईन अकबरी 3rd वॉल्यूम का नाम उन्होंने स्पेशल दे दिया, आईन अकबरी। तो वो क्या है, वो अकबरनामा ही है, तीसरी बुक है वो। तो इलाबोरेटली डिस्कस किया। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एम्पायर जो था वो डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, जिनको सूबा कहा जाता था। सूबा गवर्न बाय सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। ईच प्रोविंस जो है ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको दीवान कहा जाता था। क्या हुआ था, इतना बड़ा जो राजपाट था पूरा पैन इंडिया, उसको अलग अलग किस में बांट दिया गया, सूबाज में उसको डिवाइड कर दिया गया। सूबेदार है और दीवान है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर उसमें क्या किया गया था, तो प्रोविंस इन द प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, बख्शी, फौजदार, कोटवाल, ये सब सारे जो ऑफिसर्स होते थे उनके साथ वो उसको सपोर्ट करते थे, उसको लोकली एडमिनिस्टर करने के लिए। अकबर के जो नोबल्स थे, दे कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू व्हाइल दे वर लॉयल टू एम्पायर। जो अकबर के जो नोबल थे वो लॉयल थे एम्पायर के, एंड फंक्शनड एफिशिएंटली। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जब तक कौन आ गए थे, जब तक औरंगजेब का राज चल रहा है, तब तक जो है उन्होंने नोबल्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया। जब तक अकबर का रेंज चल रहा था तब तक जो नोबल्स थे वो सारे वफादार थे, बट लेटर ऑन वो देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी वफादारी छोड़ दी, क्योंकि वो अकबर के वफादार थे, उसके आने वाले जनरेशन्स के वफादार नहीं थे, तो उनकी लॉयल्टी वीक हो जाती है। तो बहुत सारे नोबल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। फिर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इबादत खाना। अकबर के टाइम पीरियड में क्या होता है, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 1570, he started discussion on the religion with the उलमास, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट। तो अकबर की एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, इसीलिए अकबर इतना ज़्यादा पॉपुलर राजा बना। तो वो क्या करते थे कि वो अलग अलग जो रिलीजन जो थे उनके जितने भी हेड्स होते हैं, जो भी प्रीस्ट पुजारी, जो उनके हेड पुजारी होते हैं, उनके साथ में डिस्कशन किया करते थे। वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाया करते थे जिससे कि किसी और रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। अगर हिंदू है तो हिंदू का भी ध्यान रखा जाता था, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का भी ध्यान रखा जाता था। द डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। तो इबादत खाना जो प्लेस है वहाँ पे इन सब के साथ में ये डिस्कशन हुआ करती थी, तो उसे इबादत खाना कहा जाता है। सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। तो वो जानने की कोशिश खुद भी करते थे, इंटरेस्टेड थे। तो अकबर का इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट द रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज्ड रिचुअल्स एंड डॉगमास वर ऑफन बाय गॉड्स। तो उन्होंने देखा कि वो जो रिलीजन जो है उनकी, जब उन्होंने रिलीजन के बारे में जाना तो उन्होंने देखा कि जो सो कॉल्ड रिलीजियस हेड होते हैं ना, वो उसकी इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से डिविजन्स और डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है। ओके, तो लेटर ऑन जो था इवेंचुअली अकबर ने क्या किया था, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस, सुले कुल का जो आइडिया था वो अकबर ने लेटर ऑन दिया था। आप ये देखेंगे, देखिए अशोका के बारे में भी देखेंगे और अब अकबर के बारे में भी देख रहे हैं। अल्टीमेटली वही राजा पॉपुलर होते हैं। अशोका ने भी लास्ट में क्या किया था, उसने जो है बुद्धिज्म अपना लिया था और फिर बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करना शुरू किया था। अकबर ने क्या किया था, अकबर की भी जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी बहुत अच्छी थी। तो वो क्या करते थे कि कुल मतलब सारे लोगों के बीच में यूनिवर्सल पीस की बात किया करते थे। सेम विद अशोका भी और सेम विद बुद्धा। तो इसीलिए ये पॉपुलर हो पाए। तो जो आइडिया ऑफ टॉलरेंस है, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो ये उन्होंने पॉपुलराइज किया था। तो बहुत एथिकल वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वर फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। जहांगीर और शाहजहां तो इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते गए, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते। देखिए ये एक पेंटिंग भी बनी हुई है जिसमें अकबर जो है बाकी के सारे जो रिलीजियस लोग हैं उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं इबादत खाना में। तो इबादत खाना कौन सी जगह है, इबादत खाना वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स के साथ डिस्कशंस किए जाएंगे। सूले कुल में ये देखिए लिखा हुआ है, दिस यू कैन रीड, पीडीएफ में से आप रीड कर लीजिए। फिर एक होता था मकताब खाना। मकताब खाना क्या है, मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश एट फतेहपुर सीकरी फॉर दिस पर्पज। मकताब, तो मकताब खाना भी पूछा जा सकता है। इबादत खाना कहाँ क्या है, जहाँ पे सारे रिलीजियस लीडर्स के साथ डिस्कशन होगा। मकताब खाना क्या है, यहाँ पे ट्रांसलेशन ब्यूरो है ये। तो अकबर्स कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्ड्स इनटू पर्शियन। तो वहाँ पे ट्रांसलेशन का काम होता है। महाभारत, रामायण, लीलावती, ये सब जो थे सम ऑफ द नोबल संस्कृत वर्क दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में ताकि मुस्लिम लोग पढ़ पाए। जो मुगल एम्पायर था इन द 17th सेंचुरी और आफ्टर, उसमें क्या हुआ था,
17th सेंचुरी में जब अकबर जा चुके हैं और किसका रेन चल रहा था, औरंगजेब का, तो इकोनॉमी में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, तो वो उसको बताते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ है। बट दीज सेम विजिटर्स ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। तो इनइक्वालिटी के बारे में भी जो ये लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि भाई वेल्थ बहुत ज़्यादा है बट इनइक्वालिटी बहुत है। एक तरफ बहुत ज़्यादा वेल्थी लोग हैं, एक तरफ बहुत पुअर लोग हैं, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's रेन inform us that the highest ranking mansabdars were a mere 5.6% of the total number of mansabdar। तो जो सबसे टॉप जो मनसबदार थे वो सिर्फ 5.6% थे। लेटर ऑन वाले जितने भी मनसबदार थे, मनसबदार को आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस टाइम के, जिनको एक सरकार में मतलब मुगल सरकार के अंदर नौकरी मिल गई है, ओके, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी। तो जो टॉप वाले थे, टॉप वालों को आप मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स, है ना, तो वो सिर्फ 5.6% थे। तो जो द स्मॉल नंबर ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार रिसीव 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मतलब सोचिए कि 5.6% जो था पॉपुलेशन, जो मनसबदार थे, वो 61% जो रेवेन्यू उनके पास चला जाता था। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस था सैलरीज में। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बुक्स में देखने को मिलते हैं। तो डिक्लाइन का कैसे होता है इन अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, जो एनॉर्मस वेल्थ और सोर्स जो रिसोर्सेज हैं कमांडेड बाय मुगल एलीट थे, and they made them a extremely powerful group of people in 17th century। जो एलीट क्लास थी वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, सारे रिसोर्सेज पे उनका कब्जा था। लेकिन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, हिज सर्वेंट्स एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन रीजन्स। तो जो उनके नोबल्स थे, जो उनके बाकी के लोकल चीफ थे, वो जो है वो पावरफुल बन गए। तो जो हैदराबाद और अवध का जो प्रोविंस है वहाँ पे जो है उनकी कमांड इतनी अच्छी नहीं रह पाई थी। तो जब तक 18th सेंचुरी ख़त्म होती है, तो जो लेटर मुगल वाला टाइम पीरियड है, तो उनका जो अलग अलग जो छोटे छोटे जो राज्य है, जो प्रोविंस थे उनके, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अपनी एक्सर्ट कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर था अबाउट द मुगल एम्पायर। तो इस चैप्टर में हमने क्लास 7 का क्योंकि ये चैप्टर है, तो हमने इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है, क्योंकि अगर इसमें हम डिटेल में जाएंगे लेटर ऑन जो सीनियर क्लासेस हैं उसमें हम जब दोबारा पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल्स के साथ, तब हम इसमें डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। राइट नाउ इतना जानना भी ज़रूरी है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल, जो 11th-12th वाली जो मेडिवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री है। तो अगर आप अलग अलग टॉपर्स के इंटरव्यूज़ भी देखेंगे, अगर आप लोगों से बात करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 11th-12th में से या किसी स्पेशल बुक में से मेडिवल इंडिया नहीं पढ़ा। उन्होंने एनसीईआरटी छोटे क्लासेस में से ही पढ़ा और उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ों को ज़्यादा, या फिर जैसे कुछ टर्म्स आती है बीच में, मैं आपको बताती हूँ, इक्ता टर्म आ गई, इबादत खाना, सूले कुल क्या होता है। तो इस तरीके के टर्म्स को उन्होंने, जो कैची फ्रेजेस थे, उनको सिर्फ उस पर ध्यान दिया, क्योंकि सवाल हमेशा उसी में से बन रहा है। ओवरऑल व्यू, अगर आपको मेंस लिखना है तो ओवरऑल व्यू आपके पास आ गया। इसी चैप्टर को पढ़ के आपके पास एक ओवरऑल व्यू आ जाता है कि किस तरीके से मुगल एम्पायर में सबसे पॉपुलर राजा कौन था, क्यों था, औरंगजेब क्यों अनपॉपुलर हुआ, क्यों जो है मुगल्स जो है अपनी लीनेज मंगोल्स को नहीं बताना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक ओवरऑल व्यू लेते हैं फॉर मेंस राइटिंग, तो भी आपको इसमें से मिल जाता है, छोटी क्लासेस में से भी। और अगर आप प्री की बात करते हैं, तो जो छोटे छोटे जो वर्ड्स, जैसे सुले कुल का मीनिंग क्या है, इबादत खाना का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको इन एनसीईआरटी से मिल जाएगी। येस, आई विल टीच 11th-12th ऑल्सो, तो जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो वो ज़रूर से पढ़े उसको। बट येस, फ्यू ऑफ यू आर आस्किंग मी कि क्या सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट नहीं है हिस्ट्री के केस में, तो आई विल से नो। वो ज़्यादा वो एनसीईआरटी जो लिखती है उसको एब्जॉर्ब आप सिर्फ तभी कर पाते हो जब आप ABCD सीखते हुए आ रहे हो। अगर आपको बेसिक नहीं पता, तो वो एनसीईआरटी, अगर उस हायर क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो अगर अकबर पे आप स्टिक कर गए तो हो सकता है वो 20 पेज में सिर्फ अकबर ही बताएंगे आपको, आगे पलटेगा ही नहीं पेज, मतलब काफ़ी देर तक, क्योंकि सारा डिटेल डिस्कशन होगा। आप सिर्फ एक बर्ड आई व्यू ले रहे हो इस वक्त। तो बर्ड आई व्यू जो है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हिस्ट्री में नहीं, किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।